जय हिंद बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर वैद्युत विभव एवं धारिता। और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत विभव एवं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। इन तीन टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक है हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो पहले तो हम ये समझते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। हमने क्लास 11वीं में पढ़ा था कि मान लीजिए कि एक वस्तु है, इस तरीके से ये यहाँ पर रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है, जमीन पे रखी हुई है। अभी अगर हम बात करें इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m। जब ये जमीन पे रखी है तो इस स्थिति में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहते हैं, इसकी ऊर्जा शून्य होती है। शून्य होती है, क्यों होती है? क्योंकि ये किसी भी बल के विरुद्ध कोई भी कार्य अभी इसने नहीं किया है, इसलिए इसकी ऊर्जा कितनी है, शून्य। लेकिन अगर हम इस वस्तु को मान लीजिए हम यहाँ से ऊपर उठा के ले जाते हैं और हम समतल से या हम कहें जमीन से हम कितनी ऊंचाई पे, h ऊंचाई पे इसको ले जाते हैं। अब देखिए जैसे ही हम इसको h ऊंचाई पे ले जाएंगे तो h ऊंचाई पे ले जाने पे होगा क्या, इस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। यहाँ कहें कि इसका जो भार होगा नीचे की तरफ कार्य करेगा। जब ये वस्तु ऊपर जाएगी तो भार नीचे की तरफ इसको खींच रहा है, हम वस्तु को किधर ले जा रहे हैं, ऊपर। तो हमें क्या करना पड़ता है, वस्तु को ऊपर ले जाने के लिए भार के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ता है। और आपने ये पढ़ रखा है क्लास 11th में, एक टॉपिक आपका था कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय। और आपने उसमें क्या पढ़ा था, किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब मान लीजिए भार इसका नीचे काम कर रहा है, हम इसको किधर ले जा रहे हैं, हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, भार के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा। जितना हम कार्य करेंगे वही उस वस्तु में की ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। और क्योंकि ऊर्जा में परिवर्तन की अगर हम बात करें तो ऊर्जा में परिवर्तन अब देख लीजिए, मान लीजिए हम इसको ऊपर ले गए, ऊपर ले जाने के बाद इसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा हो गई होगी U। प्रारंभिक ऊर्जा कितनी थी, 0। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो जो U होगी यही इसका ऊर्जा परिवर्तन होगा, यही इसकी ऊर्जा होगी। तो 11th में एक चीज तो हमको समझ में आ गई थी कि जब भी किसी निकाय में कोई भी कार्य किया जाता है तो उस निकाय में किया गया कार्य उस निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। और इस सिद्धांत को हम बोलते थे कार्य ऊर्जा प्रमेय। अभी हमें ज्ञात करनी है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। मान लीजिए जैसे आपने बात की कि दो आवेश है आपके पास, एक आवेश ये रहा Q1, दूसरा आवेश ये रहा Q2। ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर है। अगर ये दोनों आवेश समान होंगे प्रकृति में तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और मान लीजिए अगर ये विपरीत होंगे तो ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इस स्थिति में अगर हम इन्हें r दूरी पर रखना चाहते हैं तो r दूरी पर रखने के लिए हमें क्या है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो ये प्रतिकर्षण के कार्य क्या होगा, अनंत दूरी तक चलते जाएंगे। या अगर ये विपरीत हुए और अगर हम कार्य नहीं करेंगे, इनको रखेंगे और फ्री छोड़ देंगे तो ये क्या हुआ, ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो इस स्थिति में चाहे ये समान हो चाहे विपरीत हो, अगर हम किसी बिंदु पर इनको रखते हैं तो रखने के लिए इनके बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। जो कार्य हमको करना पड़ता है वही कार्य इस निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक, तो पहले हम वही याद करते हैं कि अगर किन्हीं दो आवेशों के निकाय को एक दूसरे के समीप रखते हैं तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा। बाद में हमको ये भी मालूम है किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, तो उस स्थिति में हम उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा भी ज्ञात कर लेंगे। शुरुआत करते हैं। मान लीजिए ये एक आवेश है Q। ये आवेश किसी भी माध्यम में रखा हुआ है। जब ये आवेश किसी माध्यम में रखा जाएगा तो ये क्या करेगा, ये अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा कुछ इस तरीके से। मान लीजिए इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इसके चारों तरफ होगा, ये चारों तरफ अपना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसके वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरा आवेश है, ये एक दूसरा आवेश है स्मॉल q, जो इसके वैद्युत क्षेत्र में बिंदु A पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, बिंदु A पर।
अब मान लीजिए ये बिंदु ए पर रखा हुआ है, जब ये बिंदु ए पर रखा जाएगा तो मान ये भी धनावेश है, ये क्यू भी धनावेश था, ये भी धनावेश है, मान लीजिए ये भी धनावेश, ये भी धनावेश, तो क्या होगा, ये वाला आवेश, ये जो स्रोत है, ये इस आवेश पे क्या करेगा, एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा। और मान लीजिए ये इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगाता है। अभी इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं, क्या बीच की दूरी है r। तो इन पर क्या कर रहा है, ये वाला आवेश इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, जिसकी दिशा किधर है, बाहर की तरफ। हम क्या करते हैं, हम इस आवेश को, इस दूसरे वाले आवेश को बिंदु ए से विस्थापित करते हैं और हम इसको कहाँ लेके आते हैं, बिंदु बी पर ले आते हैं। ए से विस्थापित करके कहाँ ले आते हैं, बी पर, जिसकी दूरी यहाँ से कितनी है, r2। अब इस स्थिति में देखिए बल कार्य कर रहा था किधर, बाहर की तरफ, हम आवेश को विस्थापित करके किधर लेके आए, अंदर की तरफ। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में हमें बल के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा होगा। ये आवेश था कहाँ, वैद्युत क्षेत्र में था, कहाँ था, वैद्युत क्षेत्र में था, जिस पर बल लग रहा था, और उसी के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ा। अगर हम उसी बल की गणना करें तो उस बल के लिए देखिए, वैद्युत क्षेत्र में आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब देखिए जैसे ही आप इस आवेश को विस्थापित करके आगे की तरफ लाओगे, आगे की तरफ लाने की कोशिश करोगे, तो जितना ये आगे आता जाएगा इसकी दूरी क्या होगी, घटती जाएगी। दूरी घटने का मतलब है इस पर लगने वाला बल बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये जो बल होगा, क्योंकि ये लगातार बढ़ रहा है, ये तो ये नियत बल नहीं है। और जब हम बात करते हैं परिवर्ती बल की, कि ये बल का मान लगातार बदल रहा है पाषाण कारण, तो परिवर्ती बल के कारण जो किया गया कार्य होता है उसका फॉर्मूला होता है W = समाकलन F वेक्टर डॉट ds वेक्टर, बल इंटू विस्थापन। किए गए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। परिवर्ती बल के लिए ये समाकलन बल इंटू विस्थापन। अब देखिए समाकलन की एक लिमिट होती है, क्या लिमिट है, पहले दूरी कितनी थी, r1, फिर दूरी कितनी है, r2। ठीक, हम r1 दूरी से r2 दूरी पर इसको लेके आए। अगर इस प्रक्रिया में हम बल की बात करें तो देखो बल का मान कितना आएगा, W = समाकलन r1 से r2 F डॉट ds। अब देखिए बल की दिशा बाहर, विस्थापन अंदर की तरफ, यानी कि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना, 180, विपरीत दिशा में। और विपरीत दिशा में किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो अगर हम इसको देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, F × ds cos 180, cos 180 का मान -1 होता है। तो अब देखिए ये क्या होगा, बल। अब बल की बात करते हैं, तो मान लीजिए ये दो आवेश हैं, ठीक है, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, समाकलन r1 से r2, इसकी लिमिट है, क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई, ये cos 180 का माइनस बाहर ले लेंगे पहले हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक कैपिटल Q एक स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर, और विस्थापन को मान लीजिए dr। जो ds माना है हम इसको कितना मान लेते हैं, dr, क्योंकि दूरी हमने r के पदों में ले ली है, ठीक है, dr। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो बल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q × q अपॉन r स्क्वायर, जो नियतांक है वो बाहर ले लेते हैं, तो क्या आएगा, कार्य = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q × स्मॉल q, समाकलन r1 से r2 कितना, 1/r स्क्वायर × dr। अब देखो 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर को अगर हम लिखें तो r की घात -2 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा घात -2, और r की घात -2 का समाकलन क्या होता है, r की घात -2 का समाकलन होता है माइनस r की घात, देखिए ये आपका बनेगा समाकलन r की घात -2 × dr। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, r की घात -2 + 1
अपॉन माइनस 2 प्लस 1। सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका माइनस आर की घात माइनस 1, और आर की घात माइनस 1 का मतलब होता है 1 अपॉन आर। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो यहाँ से ये जो समाकलन आया वो कितना आया, माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू स्मॉल क्यू, ब्रैकेट में आएगा आपका माइनस 1 अपॉन आर, लिमिट है R1 से R2। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अगर हम इसकी लिमिट को ओपन करें तो लिमिट को ओपन करने पे क्या आएगा हमारे पास फॉर्मूला आएगा W इज इक्वल माइनस 1 अपॉन, सॉरी माइनस तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो चुका है, तो ये आएगा W इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू स्मॉल क्यू, इन ब्रैकेट। देखिए लिमिट क्या होता है तरीका, पहले फाइनल लिमिट रखी जाती है माइनस करके उसी टर्म में इनिशियल लिमिट, तो 1 अपॉन फाइनल लिमिट कितनी है R2 माइनस 1 अपॉन R की प्रारंभिक लिमिट क्या है R1। क्या आया फॉर्मूला, तो वैद्युत क्षेत्र में आवेश को विस्थापित करने में किए गए कार्य का फॉर्मूला आया W इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट, क्या हो सॉरी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इन ब्रैकेट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 आया। क्लियर। 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 आपका आ रहा है। अब इसको करते हैं सॉल्व। ठीक, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं R1 से R2, R1 से R2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर बात करी जाए तो स्थितिज ऊर्जा के लिए अगर हम बात करें तो इससे हम स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आपको मालूम है एक बात कि जो किया गया कार्य होता है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर ऊर्जा में परिवर्तन ऊर्जा में परिवर्तन। अगर हम ऊर्जा में परिवर्तन की बात करें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, कार्य बराबर क्या होगा, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। अब देखिए कार्य बराबर होगा अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। अगर हम इसकी बात करें तो देखो कार्य ऊर्जा के बराबर कब हो सकता है, ये तो हमें मालूम है कार्य बराबर होता है ऊर्जा में परिवर्तन। लेकिन अगर हमें कार्य और ऊर्जा को बराबर करना है तो ये कंडीशन केवल एक ही शर्त पे हमको मिल सकती है, ये चीज एक ही शर्त पे हमको मिल सकती है कि अगर हम क्या मान लें, जो प्रारंभिक ऊर्जा है, अगर हम प्रारंभिक ऊर्जा को कितना मान लें, 0, कितना मान लें, 0। किया गया कार्य आवेश को विस्थापित करने में ये निकल आया, किया गया कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा में परिवर्तन। अगर हम प्रारंभिक ऊर्जा को 0 मान लें तब क्या होगा, तब जो कार्य होगा वही किसके इक्वल होगा, वो इक्वल हो जाएगा फिर आपका अंतिम ऊर्जा की। कब होगा इक्वल, जब प्रारंभिक ऊर्जा 0 होगी। ऊर्जा होती क्या है, वैद्युत स्थैतिक बल के विरुद्ध किया गया कार्य। अब एक बात समझिए कि इस निकाय की ऊर्जा 0 कब होगी, ऊर्जा 0 कब होगी, जब दूसरा वाला आवेश पहले वाले आवेश से कितनी दूरी पर होगा, अनंत दूरी पर। यानी कि अगर कोई बल नहीं लगेगा, जब बल ही नहीं लगेगा दोनों आवेशों के मध्य, तो किए गए कार्य का मान भी कितना आएगा, जो ऊर्जा होगी वो 0, यानी कि हमें उस बल के विरुद्ध कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से स्थिति ये निकल के आती है कि प्रारंभिक ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और प्रारंभिक ऊर्जा केवल एक ही स्थिति में 0 होती है, कहाँ पर, अनंत पर।
तो यहां से हमको परिभाषा ये मिलती है कि अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो दो आवेशों को यह आपका है, दो आवेशों को ना लेके हम किसी एक आवेश के लिए ले लेते हैं। ठीक है, किसी आवेश को अनंत दूरी से, कहां से, अनंत दूरी से दूसरे आवेश के समीप लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यानी कि अगर हम किसी निकाय को, किसी आवेश को अनंत दूरी से किसी दूसरे आवेश के समीप लेके आते हैं तो हम जिस बिंदु पर लेके आएंगे उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा, या हम यूं कहें कि उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब इस स्थिति में देख लीजिए, अगर आप इस स्थिति की बात करते हैं तब जो आपकी स्थिति बनी कि आपका जो R1 था वो कितना था, अनंत था, और R2 बराबर कितना हो जाएगा, R। ठीक है, हमको ये भी मालूम है जो U होता है वो किसके बराबर होता है, W के। क्योंकि अगर ये स्थिति हम कर लेंगे तो ये जो स्थितिज ऊर्जा होगी वही कार्य के बराबर होगी। अगर हम अनंत से R दूरी पर लेके आएंगे तो स्थितिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होगी। किए गए कार्य का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q कैपिटल Q इनटू स्मॉल q इन ब्रैकेट 1/R2 माइनस 1/R। रखिए मान रखेंगे तो ये क्या होगा, U इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इनटू स्मॉल q अपॉन 1/R2। R2 का मतलब कितना, R अपॉन 1/अनंत। 1/अनंत की वैल्यू होती है 0 और 1/अनंत की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q इनटू Q अपॉन R। ये उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा जब दोनों आवेश यानी कि कैपिटल Q और स्मॉल q कितने होंगे, एक दूसरे से R दूरी पर होंगे। अब इस फॉर्मूले से एक बात समझ लीजिए, अगर पहली बात जो नोट करने लायक है, जो इंपॉर्टेंट है, यदि दोनों समान आवेश हैं, दोनों आवेश कैसे हैं, समान हैं, और समान होंगे तो क्या होगा, U धनात्मक होगी। कैसी होगी, धनात्मक। दूसरा, यदि विपरीत आवेश है तो U कैसा, तो स्थितिज ऊर्जा आपकी ऋणात्मक होगी। क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में जब हमने वैद्युत बल की बात करी थी या वैद्युत क्षेत्र की बात करी थी तो जो आवेश होते थे हमने आवेश के चिन्ह नहीं लिए थे, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, हम प्लस और माइनस उसका नहीं लेते थे। लेकिन इस चैप्टर में
जब हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे या वैद्युत विभव की बात करेंगे तो प्लस और माइनस को हमें यूज करना है। कैलकुलेशन करते टाइम हम प्लस को प्लस रखेंगे, माइनस को माइनस रखेंगे और यूज करना है। ऊर्जा की बात करी जा रही है तो ये आपको मालूम है ऊर्जा कैसी राशि होती है, अदिश राशि है। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसका जो मात्रक होता है इसका जूल। क्या मात्रक होता है? जूल। क्लियर? या फिर अगर हम बात करेंगे तो वोल्ट इंटू कूलम भी हम इसको कह सकते हैं, वैसे इसका मात्रक होता है जूल। ठीक, दूसरी 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा, अगर समान आवेश पास लाने पर ऊर्जा बढ़ती है, जबकि विपरीत आवेश पास लाने पर ऊर्जा घटेगी। तीसरी बात ये भी याद रखिएगा कि समान आवेश अगर पास लाए जाएंगे तो मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। और प्लस इंटू प्लस या माइनस इंटू माइनस सारा धनात्मक होता है तो ऊर्जा का मान बढ़ा हुआ माना जाएगा। लेकिन अगर विपरीत आवेश पास आते हैं तो मान लो शुरुआत में उनकी ऊर्जा कितनी थी? -5 जूल थी, पास आए -6 हो गई। पास आने पर जो मान होगा वो बढ़ेगा, यानी कि -5 से बढ़ के -6 हो गई थी। इस स्थिति में क्या माना जाएगा कि ऊर्जा घटेगी। क्लियर? तो ये तो थी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। सिंपली एक बार फास्टली समझ लेते हैं कि किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र से एक बिंदु में दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो कुछ ना कुछ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। यही किया गया कार्य निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। परंतु यदि अगर हम इसी आवेश को अनंत से दूसरे आवेश के पास लेके आए, एक आवेश को अनंत विस्थापन से दूसरे आवेश के पास लेके आते हैं तो क्योंकि अनंत पर प्रारंभिक ऊर्जा कितनी होती है? 0। तो उस स्थिति में किया गया कार्य निकाय की ऊर्जा के बराबर होगा और इसी ऊर्जा को हम बोलते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। फॉर्मूला आया हमारा U = 1/4πε0 Q1 × Q2/R या कैपिटल Q × स्मॉल q/R। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखिए एक क्वेश्चन बनता है इससे जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है एक बार। 2 आवेशित कणों में से प्रत्येक पर 2 × 10⁻⁵ कूलम आवेश है। इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। 2 आवेश यानी कि Q1 और दूसरा Q2 बराबर है कितने हैं? 2.0 × 10⁻⁵ कूलम। दूरी कितनी दी गई है? शुरुआत में अनंत पर थे, फिर ये कहां पर आ गए हैं? 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। ऊर्जा में वृद्धि बतानी है तो देखो सिंपल सा बात, ऊर्जा में वृद्धि किसके बराबर होती है? निकाय की ऊर्जा में वृद्धि किए गए कार्य के बराबर होती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ऊर्जा में वृद्धि बराबर होगा किया गया कार्य। बेटा जरा देखो, किए गए कार्य के लिए भी हमने क्या किया था? फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 × Q2 इन ब्रैकेट 1/R2 - 1/R1। यही फॉर्मूला हमने फाइंड किया था। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख के देख लो। डेल्टा U = 9 × 10⁹ ये इसकी वैल्यू होती है। Q1 × Q2 की कितनी है? 5 × 10⁻⁵
Q2 की भी इतनी 5 × 10⁻⁻5 ब्रैकेट में क्या 1/R2 का मान कितना 0.1 माइनस R1 का कितना अनंत। तो देखो 1/अनंत की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, पूरा सॉल्व करते हैं। इधर कितना आ रहा है डेल्टा U इज इक्वल देखिए 5 × 5 25, 25 निम्मा कितना होता है 25 निम्मा होता है 225। ठीक है 5 × 5 25, 25 निम्मा 225 और 10⁻⁻5 × 10⁻⁻5 का मतलब 10⁻−10 और ये 10⁻+ का 9 तो ये बचेगा 10⁻−1 इंटू ब्रैकेट में देखो ये तो 0 हो गया दूसरा वाला 1/0.1 इसका मतलब होता है 10। अब ये 10 से 10⁻⁻1 को गुणा करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचेगा आपके पास 225 जूल। ठीक ये आ गया किया गया कार्य या यूं कहें निकाय की ऊर्जा में वृद्धि। सिंपल कार्य के फॉर्मूले में निकाला है। चाहते तो हम डायरेक्ट ऊर्जा वाला भी लगा सकते थे क्योंकि स्थिति इसमें दी गई है कि हम आवेश को अनंत विस्थापन से लेके आ रहे हैं अनंत से, लेकिन फिर भी हम कार्य के ही फॉर्मूले से इसको निकालेंगे। ऊर्जा में वृद्धि बराबर होता है किया गया कार्य। क्लियर, चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत विभव। देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तो हमें समझ में आ गई। किसी आवेश को अनंत विस्थापन से किसी दूसरे आवेश के पास लेके आने में किया गया कार्य उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। लेकिन अगर हम बात वैद्युत विभव की करें तो वैद्युत विभव क्या है समझिए। मान लीजिए ये एक आवेश Q, इसका कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र है इस तरीके से। ठीक इसका वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत बल रेखा उत्पन्न कर रहा है इस तरीके से। ठीक आवेश कहां पर था दूसरा आवेश अगर यहाँ पर रखा है अनंत बार यानी क्षेत्र के बाहर, हम इसको लेके आते हैं अंदर, जो कार्य करना पड़ता है वही क्या होता है, इसको बोलते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ये हो गई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और अगर हम इसमें ये बात करें ये तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, अगर कंडीशन हम इसमें अप्लाई कर दें, क्या कंडीशन अप्लाई कर दें, यहां पर कंडीशन अप्लाई कर दें यदि ये जो आपका Q है ये कितना हो जाए 1 कूलम, यदि ये जो Q दिया जा रहा है आपको ये कितना हो जाए 1 कूलम यानी कि एकांक आवेश, तब इस आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो जो कार्य होगा उसको बोलेंगे वैद्युत विभव। अंतर समझिए, किसी भी आवेश को आप अंदर लेके आए क्षेत्र के अनंत से क्षेत्र के अंदर लाने में या किसी दूरी तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो होगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अगर लाने वाले आवेश का मान हम एकांक कर दें, एकांक का मतलब 1 कूलम, 1 कूलम आवेश को जब आप क्षेत्र के अंदर लेके आओगे तो 1 कूलम आवेश को क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य उस निकाय का या वो कार्य उस बिंदु पर निकाय का वैद्युत विभव होगा एकांक आवेश को लाने में। तो समझिए इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा बनेगी एकांक आवेश को अनंत से क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत
विभव कहलाता है। समझ लीजिए, तो एकांक आवेश को अगर हम अनंत से क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके आते हैं तो एकांक आवेश को अनंत से क्षेत्र के बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा उसी कार्य को हम बोलेंगे वैद्युत विभव। क्लियर? अब यहाँ पर देख लीजिए, वैद्युत विभव की अगर बात करें, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। और ये क्या है? ये एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। एकांक आवेश के लिए बात की जा रही है तो हम ये कह सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा, अनंत से लेके आते हैं तो W कार्य करना पड़ता है। प्रति एकांक किए गए कार्य को अगर हम बोले तो इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल W अपॉन Q, एकांक आवेश को। और ये आवेश होगा क्या? एकांक धनावेश। ये कैसा होना चाहिए? धनावेश। और ये जो आवेश एकांक धनावेश हम लेके आ रहे हैं बाहर से क्षेत्र के अंदर, इसी धनावेश को हम परीक्षण आवेश भी बोलते हैं। तो हम लिख भी सकते थे एकांक धनावेश को या एकांक परीक्षण धनावेश को क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य। W इज इक्वल क्या? V इज इक्वल क्या होगा? W अपॉन Q। अदिश राशि है, ये बात आपको मालूम पड़ ही गई, क्योंकि आवेश और कार्य दोनों अदिश होते हैं। अगर हम यहाँ से इसके मात्रक की बात करें तो देखो, पहला मात्रक जो निकल के आता है वो निकल के आता है जूल प्रति कूलम, या फिर आप चाहो तो इसको वोल्ट भी कह सकते हो। क्या होता है इसका मात्रक? जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट। क्लियर? तो ये था वैद्युत आवेश यानी वो वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल। अनंत से क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया जो कार्य होता है वो होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अगर हम एकांक आवेश को लेके आएंगे तो वही कार्य क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। फॉर्मूला आया V इज इक्वल W अपॉन Q। ठीक, ये तो कार्य के पदों में आ गया। मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर एक आवेश रखा था कैपिटल Q, इस आवेश का, ये जो आपका कैपिटल Q यहाँ पर रखा हुआ है, इस आवेश का वैद्युत विभव आपको इस बिंदु पर निकालना है। कैसे निकालोगे? कार्य के थ्रू तो आप निकाल लोगे। और मैं कह दूं कि एक आवेश रखा है, मान लीजिए आवेश हमारे पास है स्मॉल q, हम कहते हैं इससे x दूरी पर विभव क्या होगा। तो उसके लिए हमें एक अलग फॉर्मूला चाहिए, जिस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब देखिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या है? मान लीजिए कोई बिंदु आवेश Q, कैपिटल Q, किसी बिंदु O पर रखा हुआ है। इस बिंदु से R दूरी पर स्थित है एक बिंदु P, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत विभव को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमारे पास जो तरीका है, जो प्रक्रिया है कि हम एकांक एक कूलम के आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लेके आएंगे और इस पूरी प्रक्रिया में जो कार्य होगा वही कार्य किसके बराबर होगा? विभव के बराबर होगा। एकांक आवेश को अनंत से क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हम लेके आए। अब यहां पर देखिए, अगर हम कार्य की बात करें क्या होता है? आवेश को अनंत से लाने में किया कार्य। क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा था? ये जो कार्य होगा यही कार्य किसके बराबर होगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू स्मॉल q अपॉन R। इस फॉर्मूले से अगर हम वैद्युत विभव निकालें, विभव का फॉर्मूला क्या होगा? V इज इक्वल W अपॉन Q,
यानी कि V इज इक्वल W का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू स्मॉल q अपॉन R अपॉन स्मॉल q। क्या कैंसिल हो रहा है? स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल। क्या बचा हमारे पास? V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q अपॉन R। ये जो फॉर्मूला आया है, इसी फॉर्मूले को बोला जाता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। सिंपल परिभाषा वही है, उसी में हमने क्या किया है कि बिंदु आवेश के लिए हमने इसको निकाल लिया। हमको मालूम है कि बिंदु आवेश को या किसी भी आवेश को हम अनंत से क्षेत्र के अंदर लेके आते हैं तो किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन R। V का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q, Q से Q कैंसिल, क्या बचा? V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। ये आ गया वैद्युत विभव किसी बिंदु आवेश के कारण। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। क्या न्यूमेरिकल है? 3.4 इंटू 10 की घात -7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 इंटू 10 की घात -5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है? देखो दो चीजें दी गई हैं, आवेश दिया है, कितना हम लेके आए हैं? 3.4 इंटू 10 की घात -7 कूलम। कितना कार्य करना पड़ा है? ठीक है, कहाँ से लेके आए हैं वो इसमें बता देते हैं। कूलम कार्य को लेके आए हैं अनंत से R तक लेके आए हैं। कितना कार्य करना पड़ा? 1.7 इंटू 10 की घात -5 कूलम। हमसे पूछा है विभव, तो बेटा देखो विभव के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ रखा है, V इज इक्वल क्या होता है? विभव का फॉर्मूला एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य को, एकांक आवेश के लिए कार्य मतलब W अपॉन Q। W का मान 1.7 इंटू 10 की घात -5 अपॉन कार्य था ये किसमें होगा? जूल में था, अपॉन 3.4 इंटू 10 की घात -7। करिए इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो V इज इक्वल, इसको कैंसिल करोगे तो ये आपका 1.7 से जब कैंसिल होगा तो ये बचेगा 1.7 से इसको कैंसिल करोगे 2। 10 की घात -7 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 10 की घात +7 में से माइनस का 5 कम होगा तो 10 की घात 2/2 यानी कि 100/2। 100/2 का मतलब है कितना आया विभव इस बिंदु पर? इस बिंदु पर जो विभव आएगा वो होगा आपका 50 वोल्ट। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है कि अनंत से हम क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को लाए हैं तो प्रति एकांक आवेश के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य विभव के रूप में संचित होता है। तो ये आ गया कार्य। क्लियर? आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। इसके आगे हम बात करेंगे वैद्युत विभवांतर, आवेश समूह के कारण विभव, तथा उसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध। धन्यवाद।